लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है, लोकेशन भी एसटीएफ और आईबी से कर रहा है। पुलिस यहाँ टीएमसी का होकर के काम कर रही है। फॉर्म 6 আলাদা করে সিইওর অফিসে জমা দেওয়া হচ্ছে। जितना भी आरोप लगाने है लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज नैतिक युद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। सबसे पहले बात बंगाल में मचे नए बवाल की, इसकी वजह भी आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कैसे इस बवाल की वजह से आज कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां फॉर्म 6 को लेकर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ना पड़ा। इस पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। उन्होंने पुलिस पर टीएमसी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। देखिए क्या हुआ और सुनिए क्या हुआ। पुलिस यहाँ टीएमसी का होकर के काम कर रही है। पुलिस यहाँ अपना ड्यूटी छोड़ करके बेल में रुकी हुई है। किसके आधार पे? जब यहाँ ऐसा हो रहा, माहौल तैयार है, माहौल हो चुका है, तो आप बेल में क्या कर रही है? पुलिस से पूछिए, दलाल पुलिस से कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी को रोकना चाहती है और टीएमसी को छूट दे रही है मारने के लिए। ईटा पत्थर डंडा लेकर उधर से मारा जा रहा है। इस झड़प की शुरुआत टीएमसी की तरफ से जारी उस वीडियो की वजह से हुई, जिसमें एक शख्स अपने हाथों में बड़ी संख्या में फॉर्म ले जाता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी इस वीडियो को शेयर करते हुए आरोप लगा रही थी कि वीडियो में दिख रहा शख्स बीजेपी का एजेंट है और वो हजारों की संख्या में फॉर्म 6 जमा कराने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। खुद ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए यही आरोप लगाया। एक बार अभिषेक बनर्जी को सुनिए, फिर बताता हूं कि कहानी है क्या। কালীন কিছু ইনফরমেশন আমার কাছে আসে যে কিছু ফর্ম 6 আলাদা করে সিইওর অফিসে জমা দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের কিছু শুভানুদ্দায়ী তো রয়েছে যারা বাংলাকে ভালোবাসে, এখানেই কাজ করে, তারা ভিডিও করে ছবি তুলে আমাকে পাঠায়। আমি টুইটও করেছি। जिस फॉर्म 6 का जिक्र अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने के लिए होता है। फॉर्म 6 को लेकर एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर हंगामा किया, तो ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में फॉर्म 6 को बड़ा मुद्दा बना दिया और इसको लेकर ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बाकायदा चिट्ठी लिख दी। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया और इस पर गहरी चिंता जताई। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में हजारों फर्जी फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहरी लोगों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। आगे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वोटर हाईजैक करने की कोशिश है, वहीं गंदा खेल है जो बीजेपी ने महाराष्ट्र और दिल्ली में कामयाबी के साथ खेला। ममता बनर्जी ने यह भी लिखा कि यह न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शंस पर सीधा हमला है। उन्होंने चिट्ठी में मांग की है कि चुनाव आयोग पक्का करे कि 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद कोई नकली वोटर न जोड़ा जाए। फॉर्म 6 को लेकर ममता बनर्जी ने गजब बवाल कर रखा है, लेकिन बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर उनकी तरफ से दिए गए फॉर्म 7 की यह सुनवाई नहीं हो रही। मतलब चुनाव आयोग जो है वो शटल कॉक बन गया है, इधर से ममता बनर्जी मारती हैं, उधर से बीजेपी मारती है। ढल गया दिन ठक, हो गई रात ठक। फॉर्म 7 वोटर लिस्ट में किसी गलत नाम पर आपत्ति दर्ज करने और हटवाने के लिए होता है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को सुनिए, वो अलग नाराज चल रहे हैं। जितना भी आरोप लगाने है लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो फॉर्म 7 दाखिल किया है उसको सुनवाई होना चाहिए। बिना एसआईआर का चुनाव नहीं होगा। नो एसआईआर नो वोट। कभी फॉर्म 6, कभी फॉर्म 7, कभी कुछ और। बंगाल में इन सब को लेकर बवाल तब से हो रहा है जब से एसआईआर हुआ। ममता बनर्जी इससे क्यों परेशान है, इसे एसआईआर के आंकड़ों से समझा जा सकता है। देखिए, अगर आप देखिएगा बंगाल में क्या हुआ था और अभी की स्थिति क्या है, उसको आप आंकड़ों से समझिए।
देखिए 2021 का चुनाव 2021 टीएमसी की जीत का मार्जिन आप देखिए, वो कितना था? टीएमसी की जीत का मार्जिन 2021 में वो था करीब 60 लाख वोट, 60 लाख वोट। इतने के अंतर से ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी। और एसआईआर में नाम कटे, एसआईआर में जो नाम कटे हैं इस बार, उसकी संख्या कितनी बताई जा रही है? वो है करीब 75.5 लाख। अब अगर जीत और हार का मार्जिन 60 लाख वोट था और 75 लाख से ज्यादा नाम कट गए हैं, तो क्या ये सीधे सीधे टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये सवाल उठ रहा है। हालांकि ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि एसआईआर में वोट ममता बनर्जी के कटे हैं या बीजेपी के या दोनों के या किसी और पार्टी के। लेकिन इसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त ममता बनर्जी ही नजर आ रही है। इस सब के बीच पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हरा चुके शुवेंदु अधिकारी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इस बार शुवेंदु अधिकारी ममता के गढ़ भवानीपुर में उन्हें चुनौती दे रहे हैं। आज महावीर जयंती के मौके पर शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर के जैन मंदिर पहुंचे। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के इशारे पर बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर का आरोप लगा रही हैं, उधर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बीजेपी के कैंडिडेट्स की जासूसी करवाने का आरोप लगा दिया। सुनिए एक बार। मोबाइल फोन नहीं, लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है, लोकेशन भी एसटीएफ और आईबी से कर रहा है। हमारी नेता लोग के खिलाफ अभी भी केस कर रहा है। प्रत्याशी के खिलाफ सीआईडी ने नोटिस इशू किया। ये सब बंद करना चाहिए। डायरेक्टर सिक्योरिटी मनोज वर्मा पूरा के पूरा पार्टी कैडर के रूप में काम कर रहा है। बंगाल चुनाव के बीच आज ममता बनर्जी को बीजेपी ने एक और झटका दिया। टेनिस के लेजेंड लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिएंडर पेस को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले लिएंडर पेस ने साल 2021 में टीएमसी की सदस्यता ली थी। उन्होंने 2022 के गोवा चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार भी किया था। हालांकि उन्होंने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा था। आज बीजेपी में शामिल होने के बाद लिएंडर पेस ने बंगाल से अपना कनेक्शन बताया। कहा कि उनका जन्म तो बंगाल में हुआ है और उनकी मां का भी बंगाल से रिश्ता रहा। लिएंडर पेस जब टीएमसी से जुड़े थे तब पार्टी ने उन्हें ग्लोबल बंगाली के रूप में पेश किया था। ऐसे में बंगाल चुनाव से ठीक पहले लिएंडर पेस को अपने पाले में लाकर बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि ममता बनर्जी के अपने सितारे भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। लिएंडर पेस बंगाल में चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी से जुड़ते ही उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया और कहा कि उन्हें अब पीएम मोदी के विजन की मदद से युवाओं के लिए काम करने का मौका मिलेगा। मोदी जी ने देश के लिए इतना अच्छा इकोनॉमी बनाया कि आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया में, जहां रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जहां गाजा और इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, अमेरिका से वॉर चला रहे, इंडिया में बहुत बड़ा मौका है कि हम एक सुपर पावर बने। मोदी जी का लीडरशिप से, मोदी जी का विजन से। इस चुनावी घमासान के बीच पीएम मोदी आज गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी ने इस दौरे में गुजरात को 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। यह साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद देश की दूसरी सेमीकंडक्टर यूनिट है जो प्रोडक्शन शुरू करेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत को सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बनाने का संकल्प दोहराया और बताया कि भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके इस दशक के आखिर तक 9 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने बनासकांठा में एक रैली भी की और उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ईरान युद्ध के बीच भय और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और कांग्रेस की तुलना राजनीतिक गिद्धों से करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में संकट और परेशानी बढ़ने का इंतजार करती है ताकि उस पर अपनी सियासी रोटियां सेक सके। सुनिए पीएम मोदी। आज जब देश को भरोसे की जरूरत है, कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में लगी है। आज जब देश को संयम की जरूरत है, कांग्रेस लोगों को उकसाने में जुटी है। राजनीतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। भाइयों बहनों, आज दुनिया के छोटे से लेकर बड़े सुपर पावर देशों तक में
डीजल पेट्रोल के दाम कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25% तक बढ़े हैं, लेकिन भारत इसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ने दे रहा है। कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो लगातार अफवाहें फैला रही है। नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो राहुल गांधी केरल में। वो लगातार लोगों के बीच पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का नाम है। उन्होंने एक रैली के दौरान आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी चाहते हैं कि केरल में सत्ताधारी केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बने। सुनिए राहुल गांधी। Donald Trump controls Narendra Modi. Narendra Modi controls the Chief Minister of Kerala. Chief Minister of Kerala knows that Narendra Modi is not acting on his cases. Chief Minister of Kerala knows that Narendra Modi has the key to putting the Chief Minister in jail right now. And that is why you will hear Rahul Gandhi and the Congress party attacking Narendra Modi. But you will never hear the Chief Minister of Kerala attacking Narendra Modi. And you will never hear Narendra Modi attacking the Chief Minister of Kerala. राहुल गांधी कह रहे हैं कि केरल के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं, जैसे दोनों की सेटिंग गेटिंग। लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि उनको बचाने का आरोप बीजेपी उनको बचाती है क्योंकि वो उनके स्टार प्रचारक की तरह काम करते हैं। ये तो खुद केजरीवाल तक लगा चुके। लोग पूछते हैं कि एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी जो हैं वो उनका सोरोस से कनेक्शन है, एक तरफ कहती है वो नक्सलियों से मिलते रहे हैं, तमाम तरह के आरोप उन पर लगाती रहती है, लेकिन राहुल गांधी पे एक्शन तो कुछ होता नहीं। रॉबर्ट वाड्रा पे आज तक एक्शन नहीं हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ इसी बजट सत्र के पहले पार्ट में इतना बड़ा हंगामा मचा कि उनके लिए निशिकांत दुबे एक ऐसा नोटिस लाए हैं कि उनकी सदस्यता चली जाएगी क्या। दूसरा पार्ट शुरू हुआ तो उसकी चर्चा तक नहीं हुई। तो राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी पे बीजेपी कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती। सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी के नागरिकता के मामले में कोर्ट में गृह मंत्रालय क्यों नहीं जवाब देता, वो मामला क्यों इतने दिन से टल रहा है। तो खैर चल रहा है। यह भी भूलना नहीं चाहिए कि 5 राज्यों के चुनाव उस माहौल में हो रहे हैं जब बहुत बड़ा संकट दुनिया पर आया हुआ है, और इस वैश्विक संकट की चपेट में भारत भी है। क्योंकि आप देखिए कि ईरान युद्ध की वजह से आज भी मार्केट क्रैश हो रहा है। दूसरी तरफ सोना और चांदी के दाम में लगातार गिरावट आ रही है। कुछ महीने पहले तक तो सोने के दाम में ऐसी आग लगी हुई थी, इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों की बल्ले बल्ले थी। इसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने वालों को लगा कि अब तो नए रिकॉर्ड बनेंगे। कई लोगों ने युद्ध शुरू होने के बाद सोना और चांदी में जबरदस्त इन्वेस्ट किया, लेकिन मार्केट ने तो बिल्कुल उल्टा रिएक्ट किया। इस महीने सोने के दाम करीब 13% गिर चुके हैं, जो कि 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। अक्टूबर 2008 के बाद से ऐसी गिरावट नहीं देखी गई। सोना इतना ज्यादा ग्लोबल रिसेशन के वक्त गिरा था। अपने ऑल टाइम हाई से सोना अब तक 25% नीचे आ चुका है। पिछले हफ्ते सोना इतना गिरा कि उसने 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1983 के बाद सोना इतना ज्यादा एक हफ्ते में पहली बार गिरा। सोने की तरह चांदी के दाम भी लगातार गिर रहे हैं। एक वक्त तो यह आ गया था कि चांदी के बढ़ते दाम ने मार्केट एक्सपर्ट्स को हैरान कर रखा था, लेकिन अब वही चांदी सबको डरा रही है। पिछले साल चांदी ने करीब 150% का प्रॉफिट दिया था। मुनाफे में करीब 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। इस साल की शुरुआत में चांदी ने रिकॉर्ड बना दिया था और चांदी के दाम 4,20,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चले गए थे। लेकिन फिर जिस रफ्तार से चांदी के दाम गिरे उसने सबको डरा दिया। केवल इस महीने में चांदी 58,944 रुपए प्रति किलो गिर चुकी है, यानी रोज 2,000 रुपए गिर जाती है। 29 जनवरी को चांदी 4,20,000 रुपए पर थी। अब चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 45% नीचे आ चुकी है। चांदी के गिरने की वजह भी युद्ध और मजबूत हो रहा डॉलर बताया जा रहा है। सोने और चांदी के दाम ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध पर टिके हुए हैं। मार्केट के एक्सपर्ट्स भी यही मानकर चल रहे हैं कि अभी सोने चांदी के दाम और गिर सकते हैं। अगर युद्ध तेजी के साथ और बढ़ता है तो सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर युद्ध रुक जाता है तो सोने चांदी के दाम यही बने रहेंगे। जबकि युद्ध समाप्त होता है तब दाम बढ़ने के आसार हैं, जो कि आगे जाकर मजबूत और स्टेबल होंगे। अगर फिर कोई युद्ध ना शुरू हुआ तब। गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ दुनिया भर की करेंसी को लेकर भी कोहराम मचा है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और ऐसे में दूसरे देशों के सामने अपनी करेंसी को बचाने की चुनौती बन रही है। ऐसे में अब कई देश अपना रिजर्व सोना बेच रहे हैं।
तुर्की के सेंट्रल बैंक ने पिछले 2 हफ्ते में 58 टन सोना बेचा है। इस बिक्री से उसे $8 अरब से ज्यादा पैसा मिल रहा है। इसके साथ ही तुर्की को गोल्ड रिजर्व 513 टन रह गया, जो 7 साल में सबसे कम है। रूस भी 25 साल में पहली बार अपना सोना बेच रहा है। रूस ने 2 महीने में चीन को 14 टन से ज्यादा सोना बेचा है। यूक्रेन युद्ध पर भारी सैन्य खर्च के कारण रूस की इकोनॉमी पर प्रेशर है। ऐसे में वो अपने केंद्रीय बैंक के भंडार से सोना निकालकर चीन को बेच रहा है। पोलैंड ने भी रक्षा खर्च के लिए अपने सोने के भंडार बेचने की घोषणा की। पोलैंड अपना सोना बेचकर $13 अरब जुटाएगा। गोल्ड, सिल्वर और करेंसी के साथ साथ शेयर मार्केट की भी लंका लगी हुई। कहा तो यह भी जा रहा था कि भारत शेयर मार्केट 1 लाख पार कर जाएगा, लेकिन एक के बाद एक युद्ध ऐसे हुए और ऐसा बुरा हाल हुआ कि शेयर मार्केट बिल्कुल लहूलुहान हो रखा है। पिछले 6 साल में 2026 का मार्च शेयर मार्केट के लिए सबसे खराब महीना रहा। मार्च 2026 में शेयर मार्केट सबसे ज्यादा गिरा। युद्ध की शुरुआत से यानी 28 फरवरी से आज तक भारतीय मार्केट 19 दिन खुला और 19 दिन में भारतीय मार्केट से 51 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। यानी रोजाना भारतीय मार्केट से करीब 2,68,000 करोड़ रुपए स्वाहा हुए। आप देखिए कि ट्रंप का रोजाना युद्ध का खर्च 10,000 करोड़ के करीब, यानी भारतीय मार्केट ट्रंप के रोजाना युद्ध के खर्चे का 26 गुना ज्यादा नुकसान सह रहा है। तो यह तो हाल हो रखा है, और यह युद्ध अगर नहीं रुका तो भाई ये संकट तो अभी समझिए कि ट्रेलर भर है। लेकिन उधर एक ट्रेलर पाकिस्तान भी देख रहा है।